सोना चिड़िया अपने बेटे के पास बैठी हुई थी। काफी दिन हो गए थे। सोना चिड़िया की तबीयत काफी खराब रहती थी और बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला था। इसलिए सोना चिड़िया अपना पक्का घोंसला नहीं बना सकी थी, जबकि बाकी सभी परिंदों ने अपने अपने पक्के घोंसले बना लिए थे। लेकिन सोना चिड़िया के पास अभी तक उसका कच्चा घोंसला ही था। सोना चिड़िया अपने बेटे टीटू से कहती है, टीटू बेटा, मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और मैं इसीलिए हम दोनों के लिए पक्का घोंसला नहीं बना सकी। अब बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस बारिश के मौसम में हम माँ बेटा क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो पक्का घोंसला ही नहीं है बेटा। हाँ मम्मा, आप सही कह रही हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। आखिरकार हम करेंगे क्या? बारिश तो बहुत तेज होगी, सब कह रहे हैं। हाँ बेटा, बारिश में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो जाती है। आप और मैं तो बीमार ही हो जाएंगे और आप तो अभी बहुत छोटे हो। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र आपकी ही हो रही है। आखिरकार हम दोनों माँ बेटा कहाँ जाएंगे? मम्मा, हम कालू अंकल के घर चले जाएंगे। उनका तो पक्का घर है ना, हम उनके घर जाके उनके घर पे रह लेंगे। आप परेशान ना हो मम्मा। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो हमें अपने घर पे रखेंगे। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। बेटा, वो सामने बड़ा पेड़ है, उसके खोल में एक चील रहती है। हम उस चील से बात करते हैं, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर जा रही है, कि वो हमें अपना घर रहने के लिए दे दे। ठीक है मम्मा, हम दोनों अभी चील के पास चलते हैं और चलकर चील से बात करते हैं। हो सकता है हमें वो अपना घर रहने के लिए दे दे। वो माँ बेटा उड़कर चील के पास जाते हैं। चील अपने घर के बाहर ही बैठी होती है। सोना चिड़िया चील से कहती है, चील आपा, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ इन दिनों में, इसलिए मैं अपना पक्का घोंसला नहीं बना सकी। आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हैं, जब तक बारिशें हो रही हैं आप हमें अपना घर रहने के लिए दे दें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। हम इसी दरख्त के खोल में रह लिया करेंगे। ठीक है सोना चिड़िया, तुम हमेशा दूसरे परिंदों की मदद करती हो, तो आज तुम पर बुरा वक्त आया है तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूँगी, तुम फिक्र नहीं करो। तुम इसी खोल में रह सकती हो। तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ पे महफूज रहेंगे और मैंने खाने के लिए भी कुछ सामान जमा कर रखा है, तुम उसे भी इस्तेमाल कर सकती हो। आखिरकार जब मुझे ज़रूरत थी तो तुम भी तो मेरी मदद करती थी। चील आपा, एहसान तो कोई कोई ही याद रखता है। आपकी बहुत मेहरबानी जो आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। वक्त आने पर मैं ज़रूर आपके काम आने की कोशिश करूँगी। बहुत मेहरबानी आपकी चील आपा, आप मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए इतना कुछ कर रही हैं। नहीं सोना, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है। तुम जंगल में हर परिंदे के काम आती हो, जितना तुम कर सकती हो उतना तुम करती हो। इसमें मेहरबानी वाली कोई बात नहीं है। तुम रहो, आराम से रहो यहाँ और खुश रहो। मैं आज ही जा रही हूँ, मेरी बहन ने मुझे अपने घर पे बुलाया है। मैं कुछ दिन वहीं रहूँगी, तब तक तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी तरफ कालू कौआ और नाटी कौवी आपस में बैठे बातें कर रहे थे। हाय कालू जी, इस दफ़ा मैं बड़ी खुश हूँ। हमने जल्द ही अपना पक्का घर बना लिया है। अब भी बारिशें शुरू ही होने वाली हैं।
اور وہ سونا چڑیا، اس کا تو گھونسلہ ویسا کا ویسا ہی ہے، وہ ابھی تک اپنا پکا گھر نہیں بنا سکی۔ بڑا مزہ آئے گا جب بارش کے موسم میں وہ ہم سب سے مدد مانگے گی۔ کوئی بھی پرندہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ طوطا تو ویسے ہی دوسرے جنگل چلا گیا ہے اور ہم تو بالکل ہی اس کی مدد نہیں کریں گے۔ ہماری منتیں کریں گی تو کتنا مزہ آئے گا۔ ہاں ناٹی جی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ وہ سونا چڑیا، اس کو مہان بننے کا بڑا شوق ہے نا، جنگل میں ہر پرندے کی مدد کرتی ہے۔ اس بارش میں جب اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا نا تو دیکھیں گے کیسے اپنا گزارا کرتی ہے، اپنے بیٹے کو لے کے کہاں جاتی ہے۔ بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ کالو کوا اور ناٹی کوی دونوں ہی سونا چڑیا کے بہت ہی زیادہ مخالف تھے اور ہر وقت اس کے لیے برا ہی سوچتے رہتے تھے۔ سونا چڑیا کھول کے اندر جاتی ہے، وہاں پہ کھانے کے لیے بھی بہت کچھ موجود ہوتا ہے۔ وہ سو جاتی ہے، جب اٹھتی ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا، اب کبھی بھی بارش شروع ہو سکتی ہے، ہم دونوں چلتے ہیں اور ندی سے پانی پی کر آتے ہیں۔ ہم ندی سے پانی پی لیں گے تو ہمارے کچھ ٹائم اچھے سے گزر جائے گا اور پھر بارش شروع ہو جائے گی۔ ہم مزے سے اس کھول میں بیٹھ کے بارش کے مزے لیں گے بیٹا، چلو ہم ادھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹا اڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک درخت پر کالو کوا اور ناٹی کوی ان دونوں کو ملتے ہیں۔ وہ دونوں ان دونوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ناٹی کوی سونا چڑیا سے پوچھتی ہے، سونا دیکھو، آسمان پر کالے کالے بادل آ گئے ہیں اور بارش بھی لگتا ہے شروع ہی ہونے والی ہے۔ ہم لوگ تو اپنے پکے گھر میں بیٹھ کر بارش کے مزے لیں گے، لیکن تمہارا اور تمہارے بیٹے کا کیا ہوگا؟ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر پریشانی لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں تم دونوں کیسے گزارا کرو گے۔ اتنی بارش میں تم دونوں کو تو ٹھنڈ ہی لگ جائے گی۔ آخر کار تم تو پکا گھونسلہ نہیں بنا سکی نا اپنا، تو اب تم کیا کرو گی سونا؟ ناٹی بہن، آپ فکر نہ کریں، ہم نے چیل آپا سے مدد مانگ لی ہے۔ ان کا کھول تھا، وہ اپنی بہن کے گھر گئی ہیں اور جس درخت میں ان کا کھول تھا اس میں بہت سا کھانا بھی پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ جگہ ہمیں دے دی ہے۔ اب ہم وہیں پہ رہیں گے اور جب تک بارشیں رہیں گی ہم لوگ وہیں پہ گزارا کریں گے، اور جیسے ہی بارشیں ختم ہوں گی ہم لوگ اپنا پکا گھونسلہ بنا لیں گے۔ تب تک چیل آپا بھی اپنی بہن کے پاس رہیں گی، آپ پریشان نہ ہو ناٹی بہن۔ کیا کیا چیل آپا نے اتنی آسانی سے اپنا کھول تمہیں دے دیا؟ وہ تو کسی کو نہیں دیتی تھی اپنی جگہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتی۔ نہیں، ہم دونوں نے خود جا کے چیل آپا سے وہ جگہ مانگی تھی اور چیل آپا نے ہمیں وہ والی جگہ دے دی ہے اور اب ہم وہیں رہیں گے۔ ابھی بارش شروع ہونے والی ہے ناٹی بہن، ہم دونوں ندی کے پاس پانی پینے جا رہے ہیں، پھر ہم دونوں اپنے گھر جا کر بیٹھ جائیں گے، آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہوں۔ وہ ماں بیٹا وہاں سے اڑ جاتے ہیں۔ ناٹی کوی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کالو کوے سے کہتی ہے، کالو میرے پیارے شوہر، اس کو خوش دیکھ کے مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ میں اتنی زیادہ خوش تھی کہ یہ ہم سے آ کر مدد مانگے تھیں، ہمارے آگے گڑ گڑ آئیں گے، لیکن میری تو ساری پلاننگ دری کی دری رہ گئی۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے، تم کچھ کرو نا، پلیز کچھ کرو۔ ناٹی میری بیوی، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے اس پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں۔ تو وہ درخت کیا چیز ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور اس درخت کو جا کر آگ لگا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں یہ لوگ اس درخت میں کیسے رہتے ہیں۔ ہاں ہم دونوں ایسے ہی کرتے ہیں،
मैं यहाँ पे इंतज़ार करती हूँ और तुम जाओ और दरख्त को आग लगा दो। कौवा उड़ता है और जाकर उस दरख्त के पास बैठता है। वो वहाँ पर जाकर उस दरख्त को आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद सोना चिड़िया और उसका बेटा भी नदी से वापस आ जाते हैं। वो दरख्त को आग लगे देखते हैं। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से वो आग बुझ जाती है। सोना चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू कौआ, मुझे तो समझ नहीं आ रही, तुम दोनों मियाँ बीवी को मुझसे और मेरे बेटे से क्या दुश्मनी है। मैंने तो आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पता नहीं तुम क्या चाहते हो। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम हमें कहीं भी खुश नहीं रहने देते। कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। सोना चिड़िया और उसका बेटा हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। रात हो जाती है। बारिश के साथ साथ आंधी भी चल रही थी। कालू कौवे का घोंसला नीचे गिर जाता है और गिरकर टूट जाता है। अब अंधेरी रात में और इतनी तेज़ बारिश में कालू कौवा और नाटी कौवी वे यारों मददगार बैठे थे। उनके पास तो घर भी नहीं था। अब कालू कौवा नाटी कौवी से कहता है, नाटी, लगता है अल्लाह ने हमें सज़ा दी है। हम तो उनका घर तोड़ने गए थे और अल्लाह ने हमारा ही घर तोड़ दिया। अब हम क्या करें? अब हम कहाँ जाएं इतनी रात में? कालू, हम लोग सोना चिड़िया के पास जाते हैं, उससे मदद मांगते हैं। वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। चलो हम उसके पास चलते हैं। लेकिन नाटी, क्या सोना चिड़िया हमारी मदद करेगी? क्योंकि हमने तो उसका दरख्त जलाने की कोशिश की थी और उसको बेघर करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगी। नहीं कालू, हम चलते हैं। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद करेगी। चलो हम उसी के पास चलते हैं। कालू कौवा और नाटी कौवी सोना चिड़िया के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं और सोना चिड़िया उनकी मदद करने की हामी भर देती है और उनको अपने साथ उस हॉल में रख लेती है। देखो सोना, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। पहले ही तुम्हारे 2 अंडों से 2 बेटियां बाहर आ चुकी हैं और अगर इस बार भी बेटी हुई ना, तो मैंने तो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को घर से ही निकाल देना है। फिर मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अगर तुम मुझे बेटा ही नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें रखूं क्यों? बेचारी सोना चिड़िया चुपचाप बैठी अपने शौहर चीनू चिड़े की बातें सुन रही थी। सोना चिड़िया की शादी के बाद उसने 2 अंडे दिए थे और दोनों ही बार बेटियां हुई थी। अब फिर से सोना चिड़िया ने अंडा दिया हुआ था, जिसमें से कुछ ही दिनों में बच्चा बाहर आने वाला था और चीनू चिड़े को तो बेटा ही चाहिए था। इसलिए वो सोना चिड़िया को हर रोज खरी खोटी सुनाता था और बेचारी सोना चिड़िया चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुना करती थी। लेकिन चीनू जी, बेटी या बेटा तो अल्लाह की मर्जी है। ये तो अल्लाह के बस में है ना। इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? बेटी या बेटा देना तो अल्लाह की मर्जी है। आप हर रोज मुझे बेटा ना होने के बारे में क्यों कहते हैं? आप मुझे इसके लिए बातें क्यों सुनाते हैं? मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें बताए दे रहा हूं। अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी सब बेटियों को घर से निकाल दूंगा और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। फिर तुम जानो और तुम्हारी बेटियां, मुझे तुम लोगों से कोई सरोकार नहीं होगा। ये कहकर चीनू चिड़ा वहां से बाहर चला जाता है और सोना चिड़िया और उसकी बेटियां वहीं पे बैठी रह जाती हैं।
चीनू चिड़ा बाहर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। वहाँ पर कालू कौआ आता है। कालू कौआ चीनू चिड़े से पूछता है, चीनू यार, बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो तुम। क्या बात है? कुछ बड़ा मसला है? आज चुपचाप बैठे हुए हो, मैंने सोचा मैं आकर पूछ लूं। हाँ यार कालू, मैं बड़ा ज्यादा परेशान हूं। पहले ही मेरी 2 बेटियां हैं और अब फिर से मेरी बीवी का अंडा हुआ है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए। तो इसमें क्या मुश्किल है? मैं तुम्हारी शादी नाटी की सहेली से करवा देता हूं। वो कल ही इस जंगल में आई है। वो तुम्हें बेटा देगी और इन लोगों को तुम घर से अभी निकाल दो। मैं आज ही तुम्हारी शादी करवा देता हूं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कालू? ये तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। मेरी शादी करवा दो, मैं तुम्हारा सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। जब मेरी शादी हो गई तो मैं जाते साथ ही उन तीनों को उनके अंडे के साथ वहां से निकाल दूंगा। फिर वो जहां मर्जी जाएं, मेरी बला से मुझे क्या लेना देना है। कालू कौआ चीनू चिड़े की शादी करवा देता है। चीनू चिड़ा अपनी बीवी को लेकर सोना चिड़िया के पास अपने घर जाता है और जाकर सोना चिड़िया से कहता है, सोना, तुम निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये मेरी बीवी है। अब मैं और ये इस घर में रहेंगे। तुम्हें जहां जाना है जाओ, अपनी बेटियों को भी साथ ले जाओ और इस अंडे को भी साथ ले जाओ। लेकिन चीनू जी, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई घर बार नहीं है। मैं किसके पास जाऊँ? मैं किससे सहारा मांगूं? मैं अपनी बेटियों को साथ लेकर कहाँ जाऊँ? आप मुझ पे इतना जुल्म ना करें चीनू जी। मुझे नहीं पता। जहां जाना है जाओ, जहां रहना है रहो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस इस घर से निकल जाओ। मैं अब तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीनू चिड़ा उन सबको घर से निकाल देता है। सोना चिड़िया अपनी बेटियों और अंडे को लेकर दर बदर के धक्के खा रही होती है। वो एक दरख्त पर जाकर बैठती है। उसे देखकर वहां पर मिट्ठू तोता आता है और सोना चिड़िया से कहता है, सोना, सोना बहन, क्या हुआ? आप अपनी बेटियों इस अंडे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? मिट्ठू भाई, मुझे और मेरी बेटियों को चीनू जी ने घर से निकाल दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब वो हमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। मेरे इस अंडे से भी जल्दी बच्चा निकलने वाला है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं अपने बच्चों का खाना कैसे पूरा करूं। मैं उनके लिए क्या करूं? ना ही मेरे पास छत है और ना ही खाना। सोना बहन, मैं आपका भाई हूं ना। आपको मैंने अपनी सगी बहन माना है और आपने भी तो हमेशा मुझे अपना भाई माना है। एक भाई के होते हुए एक बहन धक्के खाए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप मेरे साथ चलें, मेरे घर। अब से आप वहीं पे रहेंगी। लेकिन मिट्ठू भाई, मैं आप पर बोझ कैसे बन सकती हूँ? मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे अंडे से भी जल्द बच्चा बाहर आने वाला है। हम इतने ज्यादा लोग आप पर कैसे बोझ बन सकते हैं? सोना बहन, कभी बहन भी भाई पर बोझ होती है? कभी भी नहीं। आप चलें मेरे साथ, चलें आप। मिट्ठू तोता सोना चिड़िया और उसके बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है। वो उनके लिए दाना लाता और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। दूसरी तरफ
चीनू चिड़ा भी अपनी बीवी के साथ फिलहाल बहुत खुश था। चीनू चिड़े की बीवी चीनू चिड़े से कहती है, चीनू जी, आपने बड़ा ही अच्छा किया जो उस सोना चिड़िया को अपने बच्चों के साथ इस घर से निकाल दिया। अब हम दोनों इधर खुश खुश रहेंगे, उन मनहूसों का साया तो हम पर नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। आपकी खातिर मुझे उनको निकालना ही था। आप मुझे बेटा देंगी, इस घर का वारिस। आप ही तो अब इस घर की मालकिन हैं। उनको तो मैंने निकालना ही था, वो तो थी ही मनूस, तीनों की तीनों। और अब जो उसने अंडा दिया हुआ था, उसमें क्या गारंटी थी कि बेटा निकलना था? उसमें से भी बेटी ही निकलेगी, मुझे पूरा यकीन है। इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सोना चिड़िया के अंडे से फिर से बेटी निकलती है। सोना चिड़िया अब खुश थी, क्योंकि वो अपनी बेटियों के साथ एक खुश भरी जिंदगी गुजार रही थी। मिट्ठू तोता उनका ख्याल रखता, और अब तो सोना चिड़िया खुद भी काम करने लगी थी। सोना चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए एक अलग से घर भी बना लिया था, और वो लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, चीनू चिड़ा बीमार रहने लगा। चीनू चिड़े की बीवी से उसकी खिदमत नहीं होती थी। चीनू चिड़े की बीवी ने उससे कहा, देखो चीनू, मुझसे अब तुम्हारी खिदमत नहीं होती। साथ वाले दरख्त पर मैंने घोंसला बना दिया है, मैं तुम्हें वहां छोड़ने जा रही हूँ। तुम्हारी मनुष्यत अब इस घर में मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें वहां छोड़ के आऊंगी। तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। लेकिन रिया, ये तो मेरा घर है। मैं इस घर में तुम्हें बिहा के लाया था। तुम इस घर से मुझे कैसे निकाल सकती हो? आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी बीवी और बेटियों को भी इस घर से निकाल दिया, और तुम आज मुझे इस घर से निकाल रही हो जब मैं इतना ज्यादा बीमार रहने लगा हूं। हाँ, मैं निकाल रही हूँ। तुमने भी तो एक दिन अपनी बीवी और बेटियों को इस घर से निकाला था। अब मैं तुम्हें निकाल रही हूँ, निकलो इस घर से। चीनू चिड़े की बीवी उसे इस घोंसले में छोड़कर वापस आ जाती है। चीनू चिड़ा वहां पर अकेला पड़ा रहता है। एक दिन सोना चिड़िया की बड़ी दोनों बेटियां बाहर खाने की तलाश में निकली होती हैं। वो देखती हैं कि चीनू चिड़ा दर्द से करहा रहा है। वो उसके पास जाकर बैठती हैं, तो उनको पता लग जाता है कि ये उनका बाप है। वो वापस आकर अपनी माँ को सारा माजरा बताती हैं। उनकी माँ चीनू चिड़े के पास जाती है और उसे लेकर घर वापस आ जाती है। वो लोग उसकी खिदमत करती हैं। एक दिन चीनू चिड़ा पूरी तरह से सेहतयाब हो जाता है। चीनू चिड़ा सोना चिड़िया से कहता है, सोना जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको और आपकी बेटियों को घर से निकाल दिया था, वो भी उस वक्त जब ये बहुत छोटी थी और खुद कुछ कर भी नहीं सकती थी। आज मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। जिस औरत के लिए, जिस चिड़िया के लिए मैंने तुम लोगों को छोड़ा था, आज उसी चिड़िया ने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी ऐसी हालत में जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। उसने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये तो आप लोगों का एहसान है जिन्होंने मेरी इतनी खिदमत की, और आज मैं मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गया। चीनू जी, ये तो आपकी बेटियां थीं, इन्होंने तो आपकी खिदमत करनी ही थी। बेटियां हमेशा माँ बाप की खिदमत करती हैं। आपने हमेशा इन बेटियों से नफरत की, आज यही बेटियां आपके काम आई हैं। उसके बाद वो सब मिलकर एक ही घर में रहने लगते हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। चीनू चिड़े को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। सोना चिड़िया अपनी बेटी और बेटे के साथ
اپنے گھر میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر چینو چڑا روزی کما کر لاتا اور اپنے گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بڑے آرام سے پوری کر لیتا۔ وہ سب خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب چینو چڑے کی طبیعت تھوڑی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت تھکا تھکا رہتا۔ ایک دن سونا چڑیا نے چینو چڑے سے کہا، چینو جی چلیں، میں آپ کو ڈاکٹر کو چیک کروا لاتی ہوں۔ آپ کی طبیعت اب کافی خراب رہنے لگی ہے، مجھے آپ کی بہت فکر ہوتی ہے۔ چلیں ہم چلتے ہیں اور ڈاکٹر کو چیک کروا کے آتے ہیں۔ نہیں نہیں سونا، میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر نہ کرو، مجھے کام پہ جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے، تم بچوں کا خیال رکھنا، میں آ جاؤں گا۔ سونا نے بہت زیادہ اصرار کیا اور آخر کار چینو چڑے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ اس نے چڑیا ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ چڑیا ڈاکٹر نے چینو چڑے کا معائنہ کیا اور سونا چڑیا کو بتایا، سونا، چینو کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، اسے بہت ہی بری بیماری ہو گئی ہے۔ یہ اب کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، اسے گھر میں آرام کرنا چاہیے۔ اسے اب باہر کام پہ نہ جانے دیا کرو، کیونکہ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی جائے گی۔ یہ اب کوشش کرے کہ گھر میں ہی رہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، اس بیماری کا کوئی تو علاج ہوگا، آپ مجھے بتائیں، میں مہنگا سے مہنگا علاج کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز میرے شوہر کا علاج کریں۔ نہیں سونا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتی۔ اب تم گھر جاؤ اور اپنے شوہر کا خیال رکھو۔ سونا چڑیا چینو چڑے کو لے کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ چینو چڑا سونا چڑیا سے پوچھتا ہے، کیا ہوا سونا؟ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے اتنے زیادہ چکر کیوں آتے ہیں اور اتنی زیادہ کمزوری کیوں رہنے لگی ہے؟ ڈاکٹر نے کوئی تو وجہ بتائی ہوگی سونا، بتاؤ مجھے۔ نہیں چینو جی، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بس تھوڑی سی خون کی کمی ہو گئی ہے آپ کو، جلد ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ گھر رہ کے آرام کریں۔ اب آپ آرام کریں اور میں باہر جاتی ہوں۔ نہیں نہیں سونا، اگر میں آرام کروں گا تو پھر کام کون کرے گا؟ گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ نہیں، میں ہی کام کے لیے جاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تمہارا اور بچوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، میں ہی کام پہ جاؤں گا۔ نہیں چینو جی، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی آپ مجھے جانے دیں کام پہ، جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ہی کام کرنا ہے، میں آرام کروں گی اور آپ ساری زندگی کام کرنا۔ سونا چڑیا چینو چڑے کو منا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ محنت مزدوری کرتی اور ایک وقت کی روٹی تو لے ہی آتی۔ اسی طریقے سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ چینو چڑا دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا اور ایک دن وہ بیچارہ مر گیا۔ سونا چڑیا اور اس کے بچے چینو چڑے کے پاس بیٹھے رو رہے تھے اور اس غم سے باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ دن گزر گئے۔ سونا چڑیا نے بستر پکڑ لیا تھا۔ اپنے شوہر کی موت کے غم میں سونا چڑیا بیچاری دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور ان کے گھر میں کھانے پینے کے فاقے پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن ان کے گھر میں ناٹی کوئی آتی ہے اور سونا چڑیا سے کہتی ہے،
सोना, इस तरीके से तो गुजारा नहीं होगा। तुम काम के लिए जाया करो, कोई ना कोई काम करो, वरना तुम्हारे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। वो तो अभी बहुत छोटे हैं, उनका क्या कसूर है सोना। अब बहुत हुआ, जाओ कोई काम करो। लेकिन नाटी बहन, हमारे जंगल में तो कोई काम मिलता ही नहीं है। आप ही मुझे बताएं, मैं क्या काम करूं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुम्हारे पास वो जो थोड़ी सी ज़मीन थी, उसमें तुम्हारे शौहर ने आलू लगाए हुए थे। तुम वो आलू बेचकर अपना गुजारा कर सकती हो। लेकिन आलू बेचकर मैं सिर्फ एक वक्त की रोटी ही ला सकती हूँ, और वो भी ख़त्म हो जाएंगे जल्द ही। उनसे मेरा वैसे गुजारा नहीं होगा जैसे मैं चाहती हूँ। मेरे बच्चों का आगे क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रही। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये जंगल ही छोड़ के चली जाऊँ। सोना, जब वो ज़मीन तुम्हारे शौहर ने ख़रीदी थी तो उसने वो यही सोच के ख़रीदी थी कि इसमें कोई फसल उगा के मैं अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू करूँगा और फिर उनका फ्यूचर सिक्योर करूँगा। तो अब वो बेचारा उसमें आलू लगाकर तो गया है। तुम उन्हीं आलूओं का कुछ ना कुछ करो और आगे बढ़ो। यही तो वक्त है आगे बढ़ने का। तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए तुम्हें सोचना चाहिए सोना। चिन्नू जी की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि जब भी ये आलू बड़े हो जाएं और ये फसल पक जाए, तब हम चिप्स का स्टॉल लगाया करें और इससे अपने बच्चों की रोजी रोटी चलाया करें। तो मैं तो सोचती हूँ कि वही करूँ जो वो चाहते थे। इससे उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरी और मेरे बच्चों की रोजी रोटी भी चल जाएगी। हाँ सोना, तुम्हें पता है सभी परिंदे चिप्स बड़े शौक से खाते हैं। तुम्हारी चिप्स तो हाथों हाथ ही बिक जाया करेगी और जल्द ही तुम अपने बच्चों के लिए नया घर बनाने के भी काबिल हो जाओगी। तुम ऐसे ही करो, इससे तुम्हारे शौहर की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारे बच्चों की रोजी रोटी भी पूरी होती रहा करेगी। लेकिन नाटी बहन, मुझे डर लगता है। मैं अकेली हूँ। मैं अकेली इतना ज़्यादा काम कैसे कर सकती हूँ? मैं तो अभी इसके बारे में कुछ जानती भी नहीं। ये सब प्लान तो मैंने और चीनू जी ने मिलके बनाया था। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अकेली ये सब कुछ कैसे करूँगी। नहीं सोना, भले ही तुम अकेली हो, लेकिन तुम किसी से भी कम नहीं हो। तुम सब कुछ कर सकती हो। एक औरत अगर कुछ ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है। बस दिल में जज्बा होना चाहिए। तुम सोचो कि तुम्हें ये करना है, तभी तुम वो काम कर पाओगी। वरना अगर तुम दिल में ही हार मान लोगी तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है नाटी बहन, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। अब मैं ऐसे ही करूँगी, चिप्स का स्टॉल लगाऊंगी और फिर चिप्स बेचा करूँगी। इससे मेरे बच्चों की रोजी रोटी पूरी होती रहा करेगी और मुझे काम भी मिल जाएगा। अब से मैं ऐसे ही करती हूँ। अगले ही दिन से उसने आलूओं की चिप्स का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। उसकी चिप्स इतनी मज़े की थी कि वो हाथों हाथ ही बिक जाती। हर रोज उसका काम ऐसे ही चलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक नया घर खरीद लिया। अब सोना चिड़िया और उसके बच्चे खुशहाली से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और हमेशा ही खुश खुश रहा करते थे। किसी के जाने से उसकी कमी तो पूरी नहीं होती, लेकिन
ہر وقت اس کی یاد میں رویا بھی نہیں جا سکتا۔ دنیا چلتی رہتی ہے۔ سونا چڑیا نے بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھایا اور کام لگی اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانا شروع کی اور ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔